धन्यवाद मैडम, आप मुझे समय दिए और खासकर भारतीय रेल कामकाज पर बात करने का और जो रेलवे में सरकार ने जो कुछ काम किया है और इससे पहले भी जो काम इस इलाके में हुए हैं उसके बारे में बहुत सी बातें यहाँ पर रखी गई और बहुत सी चीज़ें प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर या उनके भाषण पर उस वक्त भी बहुत चर्चा इस सदन में हुआ और बहुत सी चीज़ें सरकार के तरफ से बताए गए। मुझे खुशी है कि ये रेलवे डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका मैं भी थोड़े दिन के लिए यानी एक साल 1.5 साल के लिए मंत्री था। ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है और हमेशा ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रहता था, ऑटोनोमस रहता था और इसका हिस्ट्री 170 साल से ज़्यादा है और ये एक देश का लाइफलाइन है जिससे कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल से जुड़ा जाता है, आसाम से लेकर गुजरात तक रेल चलती है। तो इसका प्रोग्रेस तो बहुत पहले ही हो चुका है, चंद जो बचे कुचे थे वो भी चल रहे हैं। लेकिन जब मैं भाषण पहले भी सुना तो उसमें तो हर भाषणकार ऐसा बोलने लगा कि ये रेलवे डिपार्टमेंट का जन्म ही 2014 से हुआ। अरे क्यों नीरज, जरा चुप बैठो। आपके पिताजी हमारे बड़े दोस्त भी थे, सीनियर लीडर थे। नहीं सो रहे ना इसलिए बोल, क्योंकि हमारा गुलबर्गे को 3 दफा आना हुआ उनको, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णाकांत, अब सब लोगों के ऊपर केस उस वक्त हुआ था। तो अरे कांग्रेस 69 में 70 में गुलबर्गा आए थे। कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन। सर आप टॉपिक पे चलिए मैडम, प्रधानमंत्री बनाया था बीजेपी ने। तो आज जो ऐसा बात कर रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट और ये रेल 2014 में ही इसका जन्म हुआ। आज लोग इतने परेशान हैं कि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की गूंज उठ रही है और इससे कर्मचारी बड़े चिंतित है और एक ऐसा बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत से लोगों को नौकरियां दी जा सकती है। पहले तो ये अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या वजह थी कि रेलवे बजट को फाइनेंस डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हर वक्त जाना पड़ता है। पहले तो बोर्ड बहुत से डिसीजन लेती थी,
डिस्क्रिशन उनके पास था और जरूरी कामें जो होना है वो जल्द से जल्द कर देते थे। लेकिन आज हर चीज को क्यू में ठहर कर फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये इससे क्या एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई या कम हुई मुझे मालूम नहीं, वो मिनिस्टर अपने उत्तर में बताएंगे। ये आज़ादी के बाद हमको ये रेलवे एक बड़ी जर्जर स्थिति में मिली थी और खासकर इसका 40% रेल लाइन पूरे पाकिस्तान में गई थी, बाकी का हिस्सा हमारे पास था। और प्राइवेट कंपनियां राजे महाराजाओं के सबके रेलवे थे, वो कम से कम 42 राजाओं के और प्राइवेट कंपनी के मिलके जो लाइन थी उन सभी को एक सिस्टम में आज़ादी के बाद नेहरू जी ने लाया और ये मर्ज करने के बाद रेल डिपार्टमेंट इतनी बड़ी कि इसको 6 जून में बांटा गया ताकि काम इसका बड़े एफिशिएंट के साथ होने दो और खासकर 80-90% गरीब लोग जो सी क्लास कोच में बैठते हैं, जिसको पहले 3rd क्लास कहते थे, तो उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग उधर ध्यान कम देते हैं और दूसरे चीज़ों पे अपना ध्यान ज़्यादा है। अब उदाहरण के तौर पर मैं सुन रहा था जब ये नॉर्थ ईस्ट का भी बजट यहाँ पर पेश हुआ तो हर चीज़ का क्रेडिट वही लोग लेने शुरू करें जिन्होंने शुरू में कुछ नहीं किया था या जब मौका मिला उस वक्त भी नहीं किया था। देखिए, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, ये जो परियोजनाओं के बारे में इनकी बुनियाद तो कांग्रेस सरकार ने रखी, लेकिन हमारे योगदान को जनता से क्यों छिपा रहा? भाई ये इस साल प्रारंभ हुआ, इतना काम हुआ था और इतना काम हमने किया, आप क्रेडिट लो। आप ऐसा बोल रहे कि को हर चीज जो उस वक्त हुए उसका जिक्र करने को भी आपको थोड़ा शर्माते होंगे। क्यों नाम बोला? क्योंकि जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आते ही जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो लोग भी ऐसा कूदते हैं कि ये कहीं जवाहरलाल नेहरू नाम कहीं और का है। अरे जो आदमी 13.5 साल जेल में रहा और देश के लिए लड़ा, अखबार निकाला, अपने घर को ऑफिस बनाया, उसके बारे में आप ऐसे बातें करते हैं कि वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ आप किए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, कश्मीर की भी जिक्र हो गई थी उस वक्त। जो 212 में हमने पीर पंजाल की 11 किलोमीटर से लंबी सुरंग बनाकर जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ा। मैं खुद भी गया था एक 11 किलोमीटर का सुरंग ये करते हुए, और जम्मू तवी उधमपुर लाइन 13 अप्रैल 2005 को पूरा किया, उसका भी क्रेडिट आप ले रहे। बारामुल्ला से काजीगुंड लाइन 28 अक्टूबर 2009 को पूरी हुआ। वैष्णव देवी यात्रा के लिए कटरा तक
रेल पहुंचाने का काम भी हमने किया और नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर प्रोजेक्ट्स यूपीए की देन है। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और वहां से राज्यसभा से चुनाव जीतते थे तो उन्होंने बहुत कुछ उस इलाके में काम किया, लेकिन उसका जिक्र भी नहीं करते। अरे इतनी जेलसी, इतना हेट्रेडनेस अगर डेमोक्रेसी में रहा तो बड़ा मुश्किल है। ये डेमोक्रेसी इस ढंग से नहीं टिकती। इसको आप जो अच्छा काम हुआ उसकी सलाह ना करो, जो नहीं हुआ जहां टीका करना है आप टीका कीजिए। हर बात को तोड़ मोड़ के, एक जमाने में जम्मू कश्मीर गया था, उसके बाद वाराणसी भी गया था, तो उस वक्त वहाँ के लोगों ने कहा, खासकर हमारे बेंगलुरु के लोगों ने, साहब हम बेंगलुरु के इतने नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, कश्मीर पंडित हैं, सब लोग हैं, हमको वाराणसी, अपने वाराणसी को जाने के लिए या वैष्णो देवी जाने के लिए और अपना अजमेर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं। तब मैंने खुद वो स्वामी जी के पास जाकर कहा कि आपकी ट्रेन बेंगलुरु से काशी तक 1 महीने में चलेगी। हमने चला के दिखाए। वैष्णो देवी के लिए यशवंतपुर टू वैष्णो देवी मैं करके दिया, और उसके बाद अजमेर के लिए वो भी पूछे तो वो भी करके दिए। और उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था। हमारा मकसद यही था कि सबको सहूलत हो, और ये पॉलिटिक्स बाहर करेंगे। जब चुनाव आता लड़ेंगे, आप अपने उसूल बोलते हैं, हम अपने उसूल बोलते हैं, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी की जीत हो गई होगी, मेरी आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं किए होंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, मजबूत करेंगे हमारे उसूलों के लिए। लेकिन ये नहीं किसी को एक गाड़ी देना तो भी पार्टी सोचते, किस बच्चे को सीट देना वो भी पार्टी बेसिस सोचते हैं, कोई ईएसआई हॉस्पिटल देना, अभी आप सोचे नहीं, आगे सोचेंगे आप, देना है तो भी पार्टी को सोचेंगे। हाँ, क्या मांग रहे? काइंडली डोंट डाइवर्ट प्लीज। तो साहब मेरा कहना यह है मेंबर डोंट कि डाइवर्ट। डेवलपमेंट सबसे मिलके होता है, अकेला आदमी नहीं करता। मैं जब ईएसआई के हॉस्पिटल खोला और जोशी साहब यहाँ नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से जब मैं जाता था, उनको प्रिसाइड करने के लिए मैं बोलकर उनके सारे काम करके देता था, क्योंकि वो फायदा सिर्फ जोशी को होने वाला नहीं है, उस इलाके के पूरे लोगों को फायदा होने वाला है, चाहे वोट किसको भी देने दो। आप हमको इन्विटेशन भी नहीं भेजते, बुलाते भी नहीं, और जो लोग हमसे काम लिए और जिनके साथ हमने काम किया और वो भूल जाते हैं, और आप समझ रहे हैं कि और 50 साल आप ही रहने वाले हैं। अरे आदमी की आयुष्य तो देखो, यहाँ देश में 75 साल 66 इयर्स एवरेज है, अब तो 69 हो गया है, इससे ज्यादा तो आप बचने वाले नहीं है। क्यों दुश्मनी? काम भी नहीं करते, हेट्रेड पॉलिसी, और कुछ किए तो भी हमने किया, ठीक है, जितना किया उतना आप करो। 7 साल में आप सब कुछ किया। मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी भाषण में वो हमारे हाँ वो साहब ने बोला कि हमने ब्रॉड गेज इतना बनाया, बहुत कुछ ब्रॉड गेज बनाया साहब, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, इस सबको अगर किसी ने जोड़ा, वो पीवी नरसिंह राव ने निकाल कर पॉलिसी, और मनमोहन सिंह जब
ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त शुरू हो गई और हमने वो पूरा किया। लेकिन आप वो भी क्रेडिट आप लेते हैं। उसके बाद में आप और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये ब्रॉडगेज का फायदा सिर्फ किसी तेलंगाना में नहीं हुआ, इसका फायदा कर्नाटक को हुआ, महाराष्ट्र को हुआ, आसाम को हुआ, तमिलनाडु को हुआ, मध्य प्रदेश को हुआ, ये यूनिगेज का। तो इसका भी आप क्रेडिट लेते हो। और नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को 2017 तक रेल से जोड़ने की बात थी, जो आप नहीं कर सके। लेकिन ये लमेंडिंग सिलचर ब्रॉडगेज का असली काम हमारा था। उद्घाटन जाके आपने करके बोला, ये भी नहीं बोला कि कम से कम मनमोहन सिंह साहब के जमाने में शुरू हुआ था, बचा कुचा काम हमने किया, ये भी आपके जबान से नहीं आता। अरुणाचल में 7 अप्रैल 2014 को हमने रेल पहुंचाई। मेघालय की रेल लाइन हमने मार्च 2014 तक बना के दी थी। और बनारस के बारे में तो आप क्या ढोल पीटते हो, क्या ढोल पीटते हो कि रेलवे स्टेशन देखो, लाइट देखो, ये सब। साहब, ये जो वहां पर बहुत बड़ा रेलवे इंजन का, डीजल इंजन का कारखाना किसने डाला? ये लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया और वो हमारे जमाने में हुआ। और इंदिरा जी बनारस का शानदार स्टेशन उन्होंने बनाया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब कभी भी जनरल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स की मीटिंग होती थी, उसमें जाके बैठते थे, देखते थे और कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक करने की सलाह देते थे। लेकिन आज इतना होने के बाद भी, और वो रेल से भी सफर करते थे, लेकिन आपको तो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ही चाहिए, उसी में बैठ के फिरेंगे। आप रेल से नहीं जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे ठहर के फोटो खिंचवा लेंगे या रेल डिब्बे पे आपकी फोटो लगा लेंगे, लेकिन ये आपने करना। साहब, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को समझिए। हो गया प्रचार में आप आ गए, प्रचार से ही पेट भरने वाला नहीं है। लोगों को जब तक काम नहीं मिलेगा और लोगों को जब तक उनकी रोजी रोटी मिलेगी नहीं, तब तक वो चुप नहीं बैठने वाला है, वो लड़ते रहेगा। अगर हमने कुछ अरे वोट तो ऐसे लोगों को भी मिलते हैं। आपके इलाके में अगर कोई समाज में उसकी एक्सेप्टेंसी नहीं भी है तो ऐसे लोग भी वोट लेकर असेंबली में आते हैं, मालूम है ना आपको। चुप बैठिए, आप मत बात करिए। अगर नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। 2012 और 13 में भारतीय रेल अमेरिका, चीन और रूस जैसे 1 अरब टन से ज्यादा माल ढोने वाला खास देशों में शामिल हुआ। ये तो आपको मालूम है। इन देशों के साथ उसके साथ हम आ गए। ये 12-13 में ही हो गया था। और आपका फोकस प्राइवेटाइजेशन पे है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने घोषणा की थी, आप बोले तो आप नहीं थे उस वक्त, यानी आपके पहले के। क्या है, 150 गाड़ियों का प्राइवेट प्लेयर्स को देने का ऐलान किया और वो आपने कहा कि इसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने ही कहा। तो इसका मतलब क्या है कि 150 ट्रेनें, लाइनें आप प्राइवेटाइज करने वाले हैं।
और जब आप ये बात कहते हैं, अगर हम बोलेंगे बार बार तो आप नहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं हम, ये झूठ है, ये सत्य से दूर है, तो ये भाषा बोलेंगे आप। लेकिन आपने तो बजट में कहा था लास्ट ईयर, और आज एविएशन सेक्टर हो, शिपिंग सेक्टर हो, ये सेक्टर्स तो आप अमीरों के हवाले कर दे रहे हैं, किए हैं। और ये रेल भी अगर कर देंगे तो गरीब बेचारा मर जाएगा और उसकी बद्दुआएं आपको लगेगी। इस पर सोच लीजिए। तो No comments, please. No comments. आपको No comments, please. देखो, No comments, आप please. ये भी You कहें respond when और your प्राइम chance मिनिस्टर comes. भी कहे, मैडम अरे इस देश में हवाई चप्पल पहनकर चलने वाला आदमी हवाई जहाज से सफर करेगा। लेकिन मैडम उसको तो बोले अरे आपका ऐसा ही है जैसा गैस पहले फ्री दिए, अब उसका 1000 रुपये हो गया, चलो चुप बैठो। तो आपकी बातें ही अलग होते हैं, आपके करने में कथनी में अलग अलग चीज़ें हैं, बोलने में अलग चीज़ें हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप जो बातें कहते हैं तो उसके मुताबिक चलते नहीं, और ख़ास करके ये प्राइवेटाइजेशन की आइडिया जो बार बार आपके दिमाग में आ रही है रेलवे के लिए, वो छोड़ दो। अगर आ गया तो इससे गरीब पूरा तंग और तबाह हो जाएगा। और इवन आपको जो चीपेस्ट सामान मिलता है रेल से, जो उसकी फ्लाइट में जो जाते हैं सामान, वो भी महंगे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस प्राइवेटाइजेशन के दायरे में मत लाइए, क्योंकि आपने ये बात कही है। मैं देखा कि एक केसी राममूर्ति यहाँ नहीं है, उन्होंने उनके एक अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1746 उन्होंने कहा था द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब दूसरे भी क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता। तब आपने कहा था कहाँ कैसे कैसे, तो रेलवे स्टेशन के बारे में आपने कहा था ये प्राइवेटाइज करने की बात। न्यू दिल्ली, मुंबई, नागपुर, मैडम आपका गांव भी आ रहा है, तो अमृतसर, देहरादून, ग्वालियर, साबरमती, नेल्लोर, तिरुपति, पांडिचेरी, स्टेट इन विच assets आइडेंटिफाइड लोकेटेड। ये आप आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रहे थे। अभी क्यों रुका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये आपकी घोषणा और ये सदन में आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो मैं यहाँ पर पटन पे रखूंगा। फिर दूसरी चीज, आपको ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि आप तो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं ऐसा सुना, और विद्वान भी है, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल काम भी अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, चलाना अलग होता है, और लिखना अलग होता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो बुरी तरह बिगड़ गया। रेलवे की माली हालत का सबसे बड़ा पैरामीटर ऑपरेटिंग रेशियो है, इसको तो आप मानते हैं। यूपी में इसका औसत 91.7% था, जो आज के आपके राज्य में ये 96.07 हुआ। और ये मेरा नहीं है, सीएजी ने 2019-20 के ऑपरेटिंग रेशियो को 10 साल में सबसे खराब माना। लक्ष्य 95% था, लेकिन पेंशन को जोड़कर 114.35%
तो मैं ये सीएजी का रिपोर्ट पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे बातों पे आपका कम भरोसा रहता है। कम से कम आपकी जो आपके सीएजी जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और उसी के ऊपर बहुत से भाषण भी आपने करके हमारे सरकार को टोकते रहे, बदनाम करते रहे, उसी का रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ। देखिए पेज नंबर 16, प्यारा 1.6.1 ऑन ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में वो प्यारा में क्या कहते हैं? Against the target of 95% in the budget estimates, the operating ratio of railways was 98.36% in 1920. यानी 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपीज आप खर्च करते हो। This meant that railways spent 98.36 to earn 100 rupees as compared to the operating ratio of 97.29% during 1819, और हमारे जमाने में तो 95 था। There was a deterioration in 1920, ये सीएजी का कहना है, मेरा नहीं। Further had the actual amount कितना 48,626 crores required to meet the expenditure on pension payments of zonal railways being appropriated to the pension fund instead of 20,708 crore. The railways working expenses would have increased. With the increased working expenses, the OR would have been 114.35%. ये उनका ही कहना, मेरा नहीं। तो 114 रुपए खर्च कर परसेंटेज। तो ये उसके बाद में 2021-22 में द यूनियन बजट 2021-22 document, if it has been mentioned that with the required level of appropriation to pension fund from railways revenues in 1920, the operating ratio would be 114.19%. Thus, OR of 98.36% shown by the railways does not reflect true financial performance of the railways. This is CAG report. इसको तो मानते नहीं आप, यादव जी, इसको तो मानते नहीं। ऑलवेज मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में थे, आप भी थे, मालूम है। सुन, नहीं तो मैं उनको बता रहा हूँ, देखिए ऑपरेटिंग रेशियो आपके ज़माने में कितने बड़ा है, 114, जो एक ज़माने में 93, 94 था, 95 था, आप बढ़ के आप इतना हो गया है। ये सीएजी पॉइंट आउट कर दिए है, ये इसका क्या मतलब होता है आप ही सोचो। फिर उसके बाद में आपका तो ऐसा है साहब, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। हमेशा आप 4 आने प्रोजेक्ट पे खर्च करते हो, 12 आने एडवर्टाइजमेंट खर्च करते हो, सब एडवर्टाइजमेंट। तो इसीलिए आपको अच्छा दिखता है क्योंकि वो सिर्फ फोटोआं देखते हैं। अगर एक्चुअल ये ग्राउंड रियलिटी देखे तो ये हालत आपकी है, और सीएजी ने आपके धज्जे उड़ाए। दूसरी चीज, इन बातों को छिपाकर आप तो प्रचार करते हैं, और मैं यही कहूँगा कि भारत की जो रेल है ये जनता के खून पसीने से बनी हुई है, लोगों का पैसा है, उसमें लोग देते हैं, और उसको बचाना और उसकी आमदनी बढ़ाना और उसको अच्छा रखना, ये हम सबका काम है। और सरकार इधर ज़्यादा ध्यान दे ताकि रेलवे के ऊपर किसकी फोटो लगे
उसको जरा छोड़ दीजिए। हमेशा पैसेंजर को मदद करने के लिए हम लोग ये फ्लाइट चार्जेस या मालगाड़ी होती है उसमें ध्यान ज़्यादा देते थे, क्योंकि आमदनी वहाँ बढ़े और पैसेंजर को कम दाम में हम पहुँचाएं। लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है, घाटे में बता कर किसी प्राइवेट को देना ये मकसद रखते हैं, इसीलिए इसको रोज घाटा 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 बनाते हैं। ये मत करो साहब, क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला और कम से कम पहले तो 1980 में ये 18 लाख लोग काम करते थे, उसके बाद में घटते घटते 13 लाख हो गए, अब आपके ज़माने में तो फिर 12 लाख हो गए। और उसमें से मैं आंकड़े आगे आपको पढ़ के बताऊंगा कि आप जिस ढंग से आप चला रहे हैं तो अब घटते घटते ये हो रहा है कि 2,65,000 पोस्ट खाली है और 3,18,000 लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस डेली वेजेस पे हैं। अगर इन लोगों को रेगुलराइज नहीं करे या जो अब रेगुलराइज है केवल 9,67,000 और इनको कोई सुविधा नहीं मिलती, इनको कोई पेंशन नहीं मिलता, तो जो डेली वेजेस पे हैं वो भी वैसे ही, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं वो भी वैसे ही है। तो इसीलिए और खाली पोस्ट इतने हैं, लेकिन कम से कम अगर नौकरियां रही तो SC/ST को रिजर्वेशन मिलता है, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, और आजकल आपने EWS उनको भी अपर कास्ट के लिए जो उसमें गरीब है उनके लिए भी आपने एक प्रावधान किया है। लेकिन इसको कहाँ मिलेगा? आप नौकरियां घटाते ही जा रहे हैं और जो खाली है वो भर रहे ही नहीं। तो आप बोलिए आपका मकसद क्या है? जो लोग स्वाभिमान से जीना चाहते हैं उनको आप गुलाम बना रहे हो और गुलामी में रहने के लिए आप प्रोत्साहन कर रहे हैं। एक जमाने में बाबू जगजीवन राम जी जब थे तो रेलवे में भर्ती जब भी खाली होते तो जल्दी भर्ती करते थे। बाद में हमारे ज़माने में भी कोशिश किए, लेकिन इधर इधर ऐसा एक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि एफिशिएंसी नहीं है। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में एफिशिएंसी होती है अगर उसको परमानेंट नहीं बनाया? क्या डेली वेजेस वालों को उसमें एफिशिएंसी आती है? वो तो बेजार से काम करता है। आप लोग एक इन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन, मेरे गवर्नमेंट में भी किए होंगे, मैं नहीं समझ, लेकिन मेरा ये वैयक्तिक राग तभी भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आप गरीबों के पेट पर लात मार के अमीरों को बचाने की कोशिश मत करो, उनके हाथ में ये रेलवे देने की कोशिश मत कीजिए। और ये रिटायर भी हो रहे, भर्ती करो। फिर उसके बाद में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। आपने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही बहुत काम करते, बहुत अच्छा करते हैं। आपकी केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स तो नहीं बोलता, केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी रहती है। वोट लेने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा। आपने चुनाव के हिसाब से 15 फरवरी 2019 से वंदे भारत ट्रेन शुरू करे। क्या? वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी। 3 साल में आप केवल 2 ट्रेन चला सके।
3 साल में 2 ट्रेन वंदे भारत। अब फिर आप अनाउंस किए हैं 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो जो आप 3 साल में नहीं कर सके, क्या आप वंदे भारत 400 ट्रेन 1 साल 2 साल में चलाएंगे? तो क्यों ऐसा लोगों को झूठ बोलते हो? झूठ बोलकर वोट क्यों लेते हो? या सत्य से दूर बात रख के क्यों कहते हो? कहो ना, जितना होता है वो करो। तो इसीलिए मैं आपको ये आंकड़े दे रहा हूं, आप ही के पास से लिए सो आंकड़े हैं। 400 वंदे भारत चलाने का ऐलान आपने कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि आपकी नीयत में कुछ गड़बड़ी है, खोटी है। टेक्नोलॉजी की बात आती, मॉडर्नाइजेशन की बात, ये तो मॉडर्नाइजेशन होते जाता है। मेरा निवेदन है कि एलओपी है, सब लोग हम लोग सम्मान करते हैं, इस नाते नहीं हो सकता है मुंह से निकल गया। झूठ शब्द इन्होंने कहा है जो संसदीय नहीं है, कृपया उसको निकाल दिया जाए। क्या है? What is that? संसदीय नहीं है, इस नाते अब आप झूठ। अरे उसीलिए तो मैं बोला सत्य से दूर। We will examine and appropriate decision will be taken. मैं अपने Sir, you आप have को only correction 3 कर रहा minutes. था, क्योंकि ये यादव साहब हमेशा उठाते हैं, सॉरी यादव साहब हमेशा उठाते हैं, वो बुक लेके बैठते हैं। तो सर आपको इसीलिए 3 मिनट ही है, तो कम टू द टॉपिक। 3 मिनट मुझे आप मत सिखाइए। तो मैं आपसे नेशनल रेल प्लान बना दिया, और आपने क्या कहा? आपने सीधे 2050 तक के लिए नेशनल रेल प्लान बना दिया। 30 साल बाद क्या होगा किसको मालूम? 30 साल ये प्लान, अरे कोई पंचवार्षिक योजना होती या नीति आयोग से भी 5 साल 10 साल का कोई योजना होती तो हम समझेंगे इसमें कोई सत्यता है। 30 साल का, 30 साल पूछने के लिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बोलने के लिए आप वहां नहीं रहेंगे, और देश के लिए आप मार्गदर्शन करने वाले भी नहीं है 30 साल का। तो ये ऐसी झूठी बातें बोल कर, यानी सॉरी सत्य से दूर बातें बोल के हो गया। नहीं, Don't disturb. सत्य से अलग बोले तो क्या है? सर बोलिए सर, you have 2 मैं minutes. क्यों? मेरे को जो भाषा आती है वही बात करूंगा मैं। Honorable member, please चलिए, continue. You have 2 minutes left. लेकिन उनसे भी बेहतर है, और दुनिया भर में योजनाएं 5 साल 10 साल के लिए बनती है, लेकिन आप तो केवल चुनावी योजनाओं के लिए ये जोर कर रहे हैं। और बजट में ये कहा कि पीएम गति शक्ति, वो बजट में क्या करना है कुछ नहीं बोले, लेकिन पीएम गति शक्ति क्या, इसमें एविएशन और जहाज, सारी चीजें आपने बोली, और पीएम गति शक्ति के तरफ ज्यादा ध्यान दिया। रेलवे के बजट के ऊपर और रेलवे को सुधारने के बारे में आप कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी चीज जो हम आपके सामने ला रहे हैं कि बुलेट ट्रेन। मोदी सरकार पहले रेल बजट में 2014-15 में कहा 2022 में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ, लेकिन बुलेट ट्रेन का काम बैलगाड़ी के जैसा चल रहा है, इस रफ्तार में चल रहा है। 1,08,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट, इसकी टेक्नोलॉजी आप जापान से लोन ले रहे हैं, जापान से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, और ये जापान को खूब उसका पैसा मिलेगा। Honorable LOP, you'll have to move towards concluding. You'll have to move towards concluding your speech, please. नहीं, थोड़ा है,
4 देखिए, रेलवे मिनिस्टर का, मैं रेलवे मिनिस्टर से इसके बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि 1,08,000 रुपये इसके लिए खर्च हो रहे। और पहले आपने क्या कहा था कि ये 2022 में चलेगा। और मैं जब रेल मंत्री था, इस प्रोजेक्ट को वैयक्तिक रूप से इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? मैंने कहा कि 500 किलोमीटर रेल लाइन बनाने के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं? 1,08,000 करोड़। लेकिन आई अंडरस्टैंड, ये भी लोकसभा का क्वेश्चन ही है, उसी का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन एन अनस्टार्ड रिप्लाई इन लोकसभा in 2015, government said that the cost of 1 kilometer of high-speed rail track is 100 to 140 crores, यानी 1 किलोमीटर के लिए। 2014-15 में 1 किलोमीटर के लिए You'll have to conclude, honorable member. नहीं, मेरे को तो टाइम दिया गया है 40। आपका टाइम 40 हो गया, देखिए 41। मैं खत्म करता हूँ, 5 मिनट में खत्म करूँ। 5 नहीं सर, मूव टुवर्ड्स। देखिए, 14-15 को एक कॉस्ट 1 किलोमीटर के लिए क्या था, जो गरीबों के लिए आज हम जो ट्रेनें चलाते हैं वो रेल की, दैट इज राउंड अबाउट 10 करोड़। वो 140 करोड़। तो इसलिए मैं चाहता था कम से कम 11,368 किलोमीटर रेल बिछा सकते हैं। तो उसी लिए मैं भी उस वक्त इसको अपोज करा। लेकिन आपको मालूम है कैबिनेट में कौन सी भी चीज यूनानिमसली हो जाती है जिसका कोई हम बाहर बहस नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोजेक्ट को देख, क्योंकि वो शुरू नहीं हुआ था अभी, आप इसको रोक सकते थे और रोक कर 11,368 किलोमीटर इसको बना सकते थे, जिससे गरीबों को ज्यादा फायदा होता था। बहुत से एरिया में रेल ये चलते थे। और उसके बाद में मैं, ऑनरेबल मेंबर काइंडली कंक्लूड। नहीं, अब ये देखिए, मैं पहले ही बहुत से चीज़ों पे बोलने वाला था, इसीलिए चुप बैठा कि वो क्वेश्चन आवर भी चलने दो, वो भी चलने दो। अगर ऐसा टाइम बर्बाद होता तो मुश्किल था। लेकिन एक ही 2 चीज़ आपके सामने रखे मैं अपने भाषण को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि आमदनी में भी काफ़ी गिरावट आई। एक तरफ देखिए, 18-19 में 1,90,000 करोड़ था, 19-20 में यह कम होकर 1,75,000 करोड़ आया, और 20-21 ये तो छोड़िए, कोविड का पीरियड था, आप बोलेंगे कम हुआ। तो ये एक तरफ ये है। और आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में भी आपने जो सुधार के लिए पैसे लिए थे 25,000 करोड़ रुपए, उसमें भी आप 18,000 करोड़ खर्च किए हैं। तो पैसे रहते हुए एक तरफ खर्च नहीं, दूसरे तरफ आमदनी भी आपकी घट रही है, तीसरे तरफ आपके खर्च भी बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है? तो ज़्यादा आप लोग इस पे काम करना है। और हमारा जो रिसोर्सेस गैप है 31,814 करोड़ रुपए का, ये भी आपको इस गैप को मिटाना है। तो मैं आखिरी में यही कहूँगा कि जो ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कि उस वक्त बहुत बातें करते थे जब इस सदन में या उस सदन में, भाई आपके सरकार में तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप कैसा करेंगे? क्यों आप वायदे करते हो? लेकिन साहब, आपके सरकार में 7,53,000 करोड़ की प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में, उस वक्त टीका करते थे आप इतना पेंडिंग, तो वो पैसे कहाँ से आप लाएंगे?
कब खत्म करेंगे, ये जवाब आपको देना है। और बहुत सी बातें और भी है, फिर जैसे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि Thank you. रेलवे की जो हालत है ये बदतर मत करो दिन पे दिन, इसको नेशनलाइज जो पब्लिक सेक्टर है, Thank you, इस LP पब्लिक sir. सेक्टर्स, एक मिनट, पब्लिक सेक्टर्स के रूप में रखो। और भारतीय रेल रोज 13,523 यात्री गाड़ियां हैं, 9,146 मालगाड़ियां हैं। तो इसकी लाइफलाइन जो बनी हुई है, मैं पहले कहा, इसको बरकरार रखना है। तो आप किसी की बात मत सुनिए, आप इवन मोदी साहब की भी बात मत सुनिए, क्योंकि रेलवे का सुधारना है। आप बोलिए, अरे कई बार ऐसा होता है जब आप आर्ग्यू करेंगे तभी वो Honorable सुनेंगे। member, please अगर आप conclude. आर्ग्यू नहीं करेंगे, Honorable LOPG, kindly conclude. नो 1 मिनट। तो इसीलिए सर मेरा सुझाव है, गरीबों के हक में और बेहतर बनाइए इस रेल को, प्रयास कीजिए। स्टेशनों के नाम बदलने या अपनी फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। देश को Thank मजबूत you, बनाओ, thank you. रेल को मजबूत बनाओ, गरीबों को बचाओ और प्राइवेटाइजेशन मत करो। Thank ये you, कहते हुए Honorable LOP. धन्यवाद, जय हिंद।